बच्चों, सबसे पहले गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, हम लोग अमेलगमेशन के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को आज समझेंगे, अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज के बारे में। तो चलिए सभी लोग जल्दी से बोलिए, सब लोगों को ज्वाइन करने के लिए, और हम लोग फिर अपना स्टार्ट करते हैं थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। ओके, रिलैक्स होकर समझिएगा। ध्यान जो है पूरी तरह से स्क्रीन पर रखना है और कुछ भी नहीं सोचना है। ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं। सुनिएगा मेरी बात। बच्चों, आज जो बेसिकली टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज, कंपनी के अमेलगमेशन के बारे में। बच्चों, अक्सर ना स्टूडेंट्स इस टॉपिक को बहुत टफ बना लेते हैं, उनको लगता है कि ये बहुत भारी है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बच्चों, बहुत ज्यादा भारी नहीं है। तो सबसे पहली बात कि सर ये बताइए कि अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज का मतलब क्या है। और सर आपने ये क्यों लिखा कि इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 1995। देखिए बच्चों, अमेलगमेशन के रिगार्डिंग एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईसीआई ने दिया है एएस 14, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। बच्चों, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आईसीएआई। बच्चों, आईसीएआई ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 प्रिस्क्राइब्ड किया है बच्चों अमेलगमेशन के रिगार्डिंग। अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि सर पहले ये बताइए कि अमेलगमेशन हम एग्जैक्टली किसे कहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि सर आईसीआई ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 क्यों दिया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 का बेसिकली वर्क क्या है, किस रिगार्डिंग उसको हम क्रिएट करते हैं, किस रिगार्डिंग हम बनाते हैं। बच्चों, एक और इंफॉर्मेटिव बात ये भी आप समझ लीजिए कि इसको इफेक्टिव किया गया था बच्चों 1 अप्रैल 1995। इसके पीछे एक वजह है बच्चों, आपने पढ़ा होगा कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब 1991 में आया तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ। तो बच्चों, ग्लोबलाइजेशन के बाद ही मर्जर्स, डिमर्जर के कॉन्सेप्ट शुरू हो गए। इसलिए आईसीआई को गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन पे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के रिकमेंडेशन पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 बनाना पड़ा। तो बच्चों, ये देन एलपीजी पॉलिसी का है। चलिए इस टॉपिक को साइड करते हैं और हम अपने मुद्दे पे चलते हैं। सबसे पहली बात बच्चों कि अमलगमेशन क्या है। सर हम अमलगमेशन किसे कहते हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा प्लीज बच्चों। बच्चों, कहता है कि इन अमलगमेशन टू और मोर कंपनीज आर कंबाइंड इनटू वन बाय मर्जर और बाय टेकिंग ओवर अदर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये नया टॉपिक आप क्या कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अमलगमेशन का मतलब हुआ जब दो या दो से ज्यादा कंपनी कंबाइंड हो गई। कंबाइंड होने का दो तरीका है बच्चों, या तो वो मर्जर के थ्रू कंबाइंड हुई है, या तो एक कंपनी ने दूसरे कंपनी को टेक ओवर कर लिया। बच्चों, यहां से दो कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है, दो कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट वन, कॉन्सेप्ट टू। इसका मतलब यह हुआ कि सर अमलगमेशन दो तरीके से किए जाते हैं। हाँ जी बच्चों, बिल्कुल अमलगमेशन दो तरीके से किए जाएंगे। एक अमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर और अमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। बच्चों, ऊपर जो डेफिनेशन, जो मीनिंग आपको बताई गई है वो यही तो बता रहा है बच्चों कि इन अमलगमेशन टू और मोर कंपनीज आर कंबाइंड, दो या दो से ज्यादा कंपनी कंबाइंड हुई। तो ये कंबाइंड का तरीका बच्चों मर्जर भी हो सकता है, या एक कंपनी ने दूसरे कंपनी को परचेज कर लिया, टेक ओवर कर लिया, खरीद लिया, ये एक तरीका हो सकता है। तो इसका मतलब बच्चों की अमलगमेशन के अंदर दो कॉन्सेप्ट होता है, एक मर्जर, दूसरा अमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। और बच्चों, इस इंटायर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए, रिकॉर्डिंग प्रोसीजर के लिए क्या बनाया गया है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 बनाई गई है जिसको आईसीआई ने दिया है। अब जरा एक टॉपिक समझते हैं कि सर इन नेचर ऑफ मर्जर और इन नेचर ऑफ परचेज तो आपने बता दिया, सर मर्जर का एक एग्जांपल दे दीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल सही बच्चों, आइए तो मर्जर का हम एक एग्जांपल आपको देते हैं, ध्यान से देखिएगा। बच्चों, मान लीजिए हमारे पास दो कंपनी है, कंपनी ए लिमिटेड और कंपनी बी लिमिटेड। बच्चों, इन दोनों कंपनियों ने एक डिसीजन लिया
कि हम दोनों कंपनी आपस में मर्ज हो जाते हैं और एक नई कंपनी को क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम होगा सी लिमिटेड। बच्चों अब यहां समझने वाली बात यह है कि ए और बी बच्चों जब तक लिक्विडेट नहीं होगा, बच्चों ए और बी जब तक ये कंपनी बच्चों लिक्विडेट बंद नहीं होगा, क्लोज नहीं होगा, तब तक बच्चों नई कंपनी नहीं बन सकती है। इसका मतलब बच्चों कि सबसे पहले ए लिमिटेड और बी लिमिटेड को वाइंड अप होना होगा, लिक्विडेट होना होगा, बंद होना होगा, तभी बच्चों ये सी लिमिटेड जो न्यू कंपनी है वो एग्जिस्टेंस में आ सकती है, मतलब वजूद में आ सकती है। अब बच्चों AS14 के अकॉर्डिंगली दो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स सीखने को मिल रहा है, समझने को, कि बच्चों जो कंपनियां आपस में मर्ज होने वाली हैं उसको हम ओल्ड कंपनी कहेंगे। स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा बच्चों, ओल्ड कंपनी एक लेमन लैंग्वेज में बच्चों, एक आम बोलचाल की भाषा में हम इसे ओल्ड कंपनी कहते हैं, लेकिन बच्चों टेक्निकल लैंग्वेज में इसे ट्रांसफेरर कंपनी कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम ट्रांसफेरर कंपनी कहते हैं टेक्निकल भाषा में। ओके, तो एक चीज तो आपको समझ में आया कि ओल्ड कंपनी को हम ट्रांसफेरर कंपनी कहेंगे और न्यू कंपनी को हम ट्रांसफरी कंपनी कहेंगे। तो सर मर्जर का मतलब ये हुआ कि दो कंपनियां आपस में मर्ज होने वाली हैं, उससे पहले उन दोनों को लिक्विडेट होना होगा। हाँ जी सर। तो बच्चों क्या उन्हें लीगल प्रोसीजर में जाना होगा? बिल्कुल, बिल्कुल उन्हें दोनों पुरानी कंपनियों को, ट्रांसफेरर कंपनी को कहां जाना होगा? लिक्विडेशन प्रोसीजर। आइए एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। बच्चों जैसे मारुति मोटर्स हमारे देश की कंपनी है बच्चों, डोमेस्टिक कंपनी है मारुति मोटर्स। बच्चों जब वो जापानीज कंपनी सुजुकी के साथ मर्ज हुई तो, और इन लोगों ने एक नई कंपनी बनाया मारुति सुजुकी लिमिटेड। तो बच्चों ये अमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर हुआ, क्योंकि दोनों कंपनियां पहले लिक्विडेट हुई और फिर इन लोगों ने बनाया मारुति सुजुकी। सर परचेज का क्या मतलब आप बता रहे थे, जरा उसे भी क्लियर कर दीजिए। आइए बच्चों स्क्रीन पर देखिएगा। सर अमलगमेशन नेचर ऑफ परचेज क्या है? जैसे ले लो, हमारे पास दो कंपनी है ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। बच्चों बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड को परचेज कर लिया, खुद में खरीद कर मिला लिया, विलय कर लिया। तो जाहिर सी बात है बच्चों ए लिमिटेड बी लिमिटेड में तब तक नहीं मिल सकता जब तक वो लिक्विडेट ना हो जाए। तो पहले बच्चों ए लिमिटेड को आपको वाइंड अप करना पड़ेगा, लिक्विडेशन प्रोसेस में ले जानी पड़ेगी, उसको वाइंड अप कर देंगे, तब वो ए लिमिटेड जाकर बी लिमिटेड में क्या हो जाएगा बच्चों? मर्ज हो जाएगा। जैसे एक रियल एग्जांपल को अगर हम समझने की कोशिश करें तो हच और वोडाफोन के केस में बच्चों, हच और वोडाफोन के केस को समझिएगा। क्या हुआ था बच्चों? वोडाफोन ने हच को खुद में परचेज कर कर मर्ज कर लिया। तो सर क्या ये भी अमलगमेशन है? हाँ जी बच्चों, ये भी अमलगमेशन, ये भी अमलगमेशन है। बस फर्क इतना है बच्चों कि इन नेचर ऑफ परचेज में कंपनी लिक्विडेशन मोड में नहीं जाती और मर्जर में लिक्विडेशन मोड में जाती है। तो बच्चों अब जरा स्क्रीन को हम मिनिमाइज करते हैं और अब आप ये देखो कि जो मैंने आपको डेफिनेशन ये समझाया अमलगमेशन के बारे में, जो मीनिंग समझाने की कोशिश की कि इन अमलगमेशन टू और मोर कंपनीज आर कंबाइंड, दो या दो से ज्यादा कंपनियां आपस में कंबाइंड हो रही हैं, वो भी दो तरीके से, एक मर्जर, दूसरा परचेज। मतलब एक कंपनी दूसरे कंपनी को टेक ओवर कर रही। यहीं से बच्चों दो कॉन्सेप्ट आता है, अमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर और अमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। एक इंटरेस्टिंग बात बताएं आपको बच्चों, परचेज को एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। अब बच्चों मिला दिया गया है, लेकिन जो लोग बहुत पहले कॉमर्स पढ़ा या जैसे 2010-11 का जो फेज रहा बच्चों, उस समय एब्जॉर्प्शन के नाम से उस चैप्टर को पढ़ाया जाता था इन नेचर ऑफ परचेज। तो होप सो बच्चों आपको कम से कम मीनिंग क्लियर हुआ क्या, अमलगमेशन का सेंस क्लियर हुआ? चलो स्क्रीन पर मैसेज करो या बोलो।
तो बच्चों ये तो हम लोगों ने अमलगमेशन के बारे में मोटा मोटी समझ लिया। सर ये इंटरेस्टिंग बात जरा समझाइए हम लोगों को। देखिए बच्चों ध्यान से पूरी बात को समझिए। बच्चों अमलगमेशन चाहे वो मर्जर हो चाहे नेचर ऑफ परचेज हो, बच्चों यहां दो चीजें हो रही होती है। एक एक कंपनी बिक रही होती है बच्चों, एक बिजनेस बिक रहा होता है बच्चों, और दूसरी कंपनी उसको परचेज कर रही हो। बच्चों चाहे वो मर्जर का सिचुएशन हो या परचेज का। तो आप बोलेंगे सर मर्जर में कहा, मर्जर में भी है ना बच्चों। आप सोचिए मारुति और सुजुकी आपस में मर्ज हुई और नई कंपनी बनी मारुति सुजुकी। तो बच्चों जो मारुति सुजुकी है उस वो मारुति को और सुजुकी को पेमेंट तो करेगा ना बच्चों। तो देखिए AS14 क्या कहता है कि इस एंटायर प्रोसेस में, इस एंटायर डीलिंग में दो चीजें हो रही है। एक कंपनी जो सेलिंग कंपनी है, जो बिक रही है, सेल हो रही है, और दूसरी कंपनी जो है बच्चों वो परचेजिंग कंपनी है। तो बच्चों एक कंपनी हमारे पास सेलिंग कंपनी हो गई, दूसरी कंपनी हमारे पास परचेजिंग कंपनी हो गई। ओके बच्चों, तो एक कंपनी जो सेलिंग है जिसको हम ओल्ड कंपनी कहते हैं बच्चों, एक्चुअली में बिक कौन रहा है बच्चों, सेल कौन हो रही है, कौन सी कंपनी है जो अपना बिजनेस को बेच रही है बच्चों, तो वो है ट्रांसफेरर कंपनी ना बच्चों। ट्रांसफेरर कंपनी अपने बिजनेस को बेच रही है। किसको बेच रही है, नई कंपनी को। यानी टेक्निकल भाषा में अगर हम बात करें तो ट्रांसफरी कंपनी को बच्चों, ट्रांसफरी कंपनी को अपना बिजनेस बेच रही है। अब सवाल यह है बच्चों कि न्यू कंपनी ने बिजनेस खरीदा तो पुरानी कंपनी को क्या मिला। ऑब्वियसली आप देखो बच्चों, मैंने एरो से कुछ बताया है। बच्चों जो पुरानी कंपनी है वो अपने बिजनेस को उठाकर दे दी, उसने अपने बिजनेस को ट्रांसफर कर दिया, अपने इंटायर मेहनत को दे दिया, अपने 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल लाइफ के मेहनत को दे दिया। तो नई कंपनी बदले में उनको परचेज प्राइस पे करती है बच्चों। क्या पे करती है, परचेज प्राइस। कहती है ये लो परचेज प्राइस लो, ये तुम्हारे मेहनत का रिवॉर्ड है, वो तुम ले लो, दिस इज परचेज प्राइस। अब यहां इंटरेस्टिंग चीज क्या है बच्चों कि इसी परचेज प्राइस को हम लोग परचेज कंसिडरेशन कहते हैं बच्चों। समझ रहे हो बच्चों, इसी परचेज प्राइस को परचेज कंसिडरेशन कहा जाता है। इसका मतलब बच्चों जो न्यू कंपनी होती है, जब वो पुरानी कंपनी को परचेज प्राइस पे करती है, उसके बिजनेस की कीमत अदा करती है, इसी को हम क्या कहते हैं, परचेज कंसिडरेशन। मैंने क्लास में भी आपको पढ़ाया था बच्चों परचेज कंसिडरेशन। अब आते हैं सर, आपने ऊपर में जो अभी टॉपिक समझाया हम लोगों को, अमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर एक एग्जांपल से बताया, अमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज भी एक एग्जांपल से बताया। सर अगर हमें लिखना हो, अगर हमें लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे। देखिए बच्चों हम वो भी आपको समझाते हैं। अगर हमें लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, ध्यान से मेरी बात को समझिए। अमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर को अगर एक्सप्लेन करना हो बच्चों तो हमें यह बताना पड़ेगा कि व्हेन टू और मोर कंपनी गो इनटू लिक्विडेशन, यानी बच्चों सबसे पहले हम पुरानी कंपनी को लिक्विडेट करेंगे, बंद करेंगे, एंड न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, और नई कंपनी को बच्चों इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, रजिस्टर्ड किया जाएगा टू टेक ओवर द बिजनेस। मतलब जो नई कंपनी है बच्चों वो पुरानी कंपनी के बिजनेस को टेक ओवर करेगी। आइए बच्चों इसको अब हम एक्सप्लेन करते हैं आपको। देखिए मेरे बताने का मतलब क्या है, सुनिए बच्चों। सबसे पहले अगर हम बात करें मारुति पे, तो मारुति को क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको लिक्विडेट करना पड़ेगा। सुजुकी को इंडिया में इनकॉर्पोरेट कराने के बाद लिक्विडेट करना पड़ेगा। और इन दोनों बिजनेस को बच्चों आपने जो नई कंपनी रजिस्टर्ड किया, आपने जो नई कंपनी इनकॉर्पोरेट की, मारुति सुजुकी, वो टेक ओवर कर लेगी बच्चों, ये बिजनेस को टेक ओवर करेगी। बच्चों एक इंटरेस्टिंग चीज है, आप पता नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि नहीं, आपको ये दिख रहा है बच्चों
कि अमलगमेशन में अकाउंटिंग प्रोसेस किस तरीके से एक्सपैंड कर रहा है। पहला बच्चों कि आपको पुरानी कंपनी को लिक्विडेट करना होगा। इसका मतलब बच्चों आपको पुराने कंपनी को लीगल प्रोसेस के थ्रू वाइंड अप करना होगा, बंद करना होगा। तो आप उस कंपनी को क्या करेंगे, पहले बच्चों वाइंड अप करेंगे। यानी अकाउंटिंग प्रोसेस आपको मारुति सुजुकी का भी करना पड़ेगा, सॉरी मारुति का करना पड़ेगा, सुजुकी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा और फिर बच्चों मारुति सुजुकी का। यही वजह है बच्चों कि अमलगमेशन चैप्टर थोड़ा लेंदी हो जाता है, क्योंकि आपको 3 लोगों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, मारुति सुजुकी एंड मारुति एंड सुजुकी। ओके चलिए देखिए बच्चों, अब बच्चों आप यहां एक्सप्लेन कर सकते थे इस एग्जांपल को। हमने क्या कहा, व्हेन 2 और मोर कंपनी गो इनटू लिक्विडेशन। इसका मतलब सर हम लोगों के एग्जांपल में 2 कंपनियां हैं, मारुति लिमिटेड और सुजुकी। तो सर सबसे पहले मारुति और सुजुकी को क्या करेंगे, सिंपल बच्चों लिक्विडेट करेंगे और एक नई कंपनी को रजिस्टर्ड करेंगे बच्चों, नई कंपनी को इनकॉर्पोरेट करेंगे। वो नई कंपनी क्या है, तो बच्चों वो नई कंपनी मारुति सुजुकी है। गॉट द पॉइंट। आप मारुति सुजुकी को फिर क्या करोगे बच्चों, इनकॉर्पोरेट करोगे, बनाओगे, रजिस्टर्ड करोगे। क्यों बनाओगे बच्चों, ताकि वो नई कंपनी पुरानी कंपनी के बिजनेस को टेक ओवर कर सके बच्चों। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर। अब मान लो बच्चों आपको एक्सप्लेन करना हो अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज, तो फिर आप क्या एक्सप्लेन करोगे, तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। सिंपल सिंपल तरीका है बच्चों। अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज में बच्चों नई कंपनी नहीं बनती। देखिए तो आप क्या लिखेंगे, नो न्यू कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। कोई नई कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं होती, आप बनाते हो। बट वन एग्जिस्टिंग कंपनी बच्चों, जो कंपनी एग्जिस्ट कर रही है, वन एग्जिस्टिंग कंपनी परचेज एंड मर्ज अदर कंपनी। तो सर इसका मतलब एक कंपनी दूसरे कंपनी को पहले परचेज कर लेती है और खुद में मिला लेती है जी, उसी को हम कहते हैं बच्चों एब्जॉर्प्शन भी। एग्जाम्पल देखना, जो अभी हम लोग वोडाफोन और हज पे बात कर रहे थे, देखिएगा बच्चों इसको। हच और वोडाफोन के केस में देखिए बच्चों क्या हो रहा है। बच्चों क्या वोडाफोन लिक्विडेट हुआ, नो। क्या सर वोडाफोन ने अपने एग्जिस्टेंस को लूज किया, नो। तो सर वोडाफोन का वजूद बाजार में मेंटेन रह गया सर, उसकी पहचान, उसकी आइडेंटिटी, उसका एग्जिस्टेंस मेंटेन रह गया। तो सर कौन सी कंपनी ने अपने अस्तित्व को, अपने एग्जिस्टेंस को, अपनी पहचान को खो दिया, हज। तो इसका मतलब सर कि वोडाफोन ने पहले हज को परचेज कर लिया, बिल्कुल। उसके बाद उस कंपनी को वो लिक्विडेट कर लेती है बच्चों और फिर खुद में मर्ज कर लेती है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। मतलब बच्चों अमेलगमेशन तो हो रहा है, नो डाउट अमेलगमेशन हो रहा है, लेकिन प्रोसेस क्या है, प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस है परचेज करके मर्ज करना, डायरेक्ट मर्ज मर्ज नहीं करना बच्चों। अब सोचिए बच्चों, आप इस एग्जाम्पल को भी तो एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसका मतलब बच्चों कौन सी कंपनी अपने एग्जिस्टेंस को लूज करने वाली है, हज। देखिए इसी चीज को हमने एक्सप्लेन किया है, बताइए हमने क्या गलत किया। क्लियर तो है बच्चों। अमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज, नो न्यू कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड। क्या बच्चों वोडाफोन नया इनकॉर्पोरेट हुआ, तो आंसर इज नो, वोडाफोन तो वही रह गया। और एक एग्जिस्टिंग कंपनी, तो वोडाफोन पहले से भी एग्जिस्ट कर रही थी, तो वोडाफोन ने क्या किया, परचेस कर लिया। वोडाफोन ने हज को परचेस कर लिया एंड मर्ज कर लिया। यही क्या है, अमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज है, सिंपल। इसी को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं, दैट्स ऑल।
अब सवाल ये घूम रहा है बच्चों कि सर इतना मेहनत क्यों किया जाता है, सर क्या वजह है, अमलगमेशन हम क्यों करते हैं सर, कोई वजह तो रहा होगा ना। हाँ बच्चों, बहुत सारा वजह है। पहला देखिए बच्चों, स्टेक होल्डर वैल्यू क्रिएशन। बच्चों आप शेयर होल्डर का वैल्यू क्रिएट करते हो मार्केट में। अब आप सोचेंगे कैसे सर, शेयर होल्डर का वैल्यू कैसे क्रिएट होगा। बच्चों आप इमेजिन करो, मारुति के जितने शेयर होल्डर्स थे, जब बच्चों सुजुकी आके मारुति में मर्ज हुई, तो बच्चों कहीं ना कहीं मारुति के पास बेहतर टेक्नोलॉजी आया बच्चों, मार्केट में एक पहचान मिली, एक बेहतर, एक अच्छी आइडेंटिटी मिली, बिजनेस ग्रो किया बच्चों, बिजनेस का एक्सपेंशन शुरू हो गया, और सिंपली इनकम बढ़ जाएगा बच्चों। तो जब इनकम बढ़ेगा तो शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि बच्चों शेयर्स का वैल्यू बढ़ेगा मार्केट में, शेयर्स का फेस वैल्यू इंक्रीज करेगा। सिंपल सी बात है बच्चों। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपकी एक कंपनी है ए लिमिटेड, और कल को बच्चों आपकी कंपनी टाटा के साथ मर्ज हो जाती है, तो क्या बच्चों आपके शेयर होल्डर की अर्निंग नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि बच्चों टाटा का एक बेहतर गुडविल है मार्केट में, इनकम बढ़ जाएगा बच्चों, और जब अर्निंग बढ़ेगी तो शेयर का फेस वैल्यू बढ़ेगा, डिविडेंड रेशियो बढ़ेगा, रिटर्न्स बढ़ेंगे बच्चों ऑब्वियसली, और शेयर होल्डर का वैल्यू क्रिएशन हो जाएगा, और वो भी बच्चों प्राउड से कह सकता है कि टाटा के शेयर्स है हमारे पास। समझ रहे हो? दूसरा बच्चों, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस डाइवर्सिफाई होता है ना बच्चों। एग्जांपल लीजिए बच्चों, जब जापानीज कंपनी सुजुकी इंडिया में आई, अगर वो नहीं आती बच्चों, तो क्या हम लोग जान पाते कि सुजुकी एक बेहतर कंपनी है? इमेजिन कीजिए बच्चों, जब सुजुकी टू व्हीलर्स बनाती है, जापानीज कंपनी है, तो आप किस ट्रस्ट से मंगा लेते हैं? इसी ग्राउंड पर मंगा लेते हैं ना बच्चों, क्योंकि आपने उसके परफॉर्मेंस को इंडिया में मारुति के साथ देखा है। तो बिजनेस का डाइवर्सिफिकेशन होता है बच्चों। सुजुकी नहीं चाहती थी बच्चों कि वो जापान तक ही सीमित रह जाए, वो दुनिया भर में एक्सप्लोर करे। तो हमारे यहाँ जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो उसको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला, और वो मारुति के साथ आकर मर्ज हुई। एलिमिनेशन ऑफ कॉम्पिटिटर्स। बच्चों एक बेहतर तरीका माना जाता है अमेलगमेशन से कॉम्पिटिटर्स को क्या करने का, एलिमिनेट करने का। एग्जाम्पल बच्चों, आप सोचो बच्चों, अगर मारुति और सुजुकी आपस में लड़ जाते क्या मिलता? सोचो बच्चों, दोनों के बीच फाइट चलती, मान लो एक मारुति है और एक सुजुकी है, बच्चों क्या फायदा था? लेकिन जैसे ही दोनों लोगों ने हाथ मिला लिया, तो देखिए दोनों का बिजनेस ग्रो हुआ बच्चों, क्योंकि दोनों में कुछ ना कुछ मेरिट्स हैं और कुछ डिमेरिट्स हैं। तो जब दो मेरिट मिलेंगे बच्चों, तो बिजनेस ग्रो करेगा। तो कंपटीशन को एलिमिनेट किया जाता है बच्चों। और सबसे बड़ी बात होती है बच्चों टैक्सेशन बेनिफिट्स। टैक्स में भी बहुत फायदे मिलते हैं, तो टैक्सेशन बेनिफिट्स भी होता है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट भी बच्चों प्रमोट करती है अमलगमेशन जैसे चीजों को, बिजनेस मर्जर को, बिजनेस एक्सपेंशन को, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट भी चाहती है बच्चों की बिजनेस एक्सपैंड करे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है बच्चों, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन। बिजनेस ज्योग्राफिकली बच्चों एक नाम कमा पाता है। जैसे बच्चों सुजुकी, अगर सुजुकी इंडिया में नहीं आता बच्चों, हम जान पाते? नहीं जान पाते। अगर वो पाकिस्तान के कुछ कंपनियों के साथ टाई अप नहीं करती बच्चों, वो बांग्लादेश के कंपनी के साथ टाई अप नहीं करती, अलग अलग देशों के कंपनी के साथ बिजनेस एक्सपैंड नहीं करती, तो बच्चों वो ज्योग्राफिकली एक्सपैंड ही नहीं कर पाता बच्चों। एग्जांपल आप ले लीजिए बच्चों, वोल्टास। वोल्टास बच्चों, अगर वोल्टास टाटा के साथ आकर टाई अप नहीं करती, तो क्या हम वोल्टास को जान पाते सर, और हमको ये पता चलता कि एक अच्छी, एक ब्रांड वैल्यू की कंपनी है? नहीं बच्चों। तो ज्योग्राफिकली अगर आपको हर एक जगह पहुंचना है, तो आपको अलग अलग कंपनियों के साथ अमलगमेशन करना होगा, या हम करते हैं ताकि हम ज्योग्राफिकली बिजनेस को फैला सकें। अब तुम सोचोगे कि सर इंडिपेंडेंटली क्यों नहीं करते हैं? वो बहुत महंगा पड़ता है, ओके, थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है इसलिए। तो ये हो गई बच्चों बात बेनिफिट ऑफ अमलगमेशन पे। तो अमलगमेशन के अपने कुछ फायदे हैं, कुछ बेनिफिट्स हैं। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत?
अब देखिए सर, हम थोड़ा सा बच्चों आपको इसको और डिटेल में समझाते हैं, क्योंकि अब एज 14 पर आपको बात बतानी है। सर, आप उतना देर से हम लोगों को ओल्ड कंपनी, न्यू कंपनी, ओल्ड कंपनी, न्यू कंपनी बता रहे हैं। हाँ जी बच्चों, बिल्कुल हम आपको ओल्ड कंपनी और न्यू कंपनी के बारे में बता रहे हैं। एक मिनट। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। देखिए बच्चों, सर ये जो ट्रांसफेरर कंपनी है, ये तो ओल्ड कंपनी है सर। आपने हम लोगों को पहले भी बताया कि ये जो ओल्ड कंपनी है, ये क्या हो जाएगी, तो लिक्विडेट हो जाएगी। इसका मतलब सर, ये किस चीज को फॉलो करेगी, तो ये लिक्विडेशन प्रोसेस को फॉलो करेगी। हाँ जी बच्चों, बिल्कुल, ये ना लिक्विडेशन प्रोसेस को फॉलो करेगी बच्चों। तो सर, क्या ये कंपनी लीगल प्रोसेस में जाकर खुद को बंद कर लेगी? हाँ भाई, बिल्कुल, ये खुद को बंद कर लेगी पहले। अच्छा, देन सर, ये जो न्यू कंपनी है, क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 उस पर एप्लीकेबल होगा? बिल्कुल एप्लीकेबल होगा बच्चों। सर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 क्या पुरानी कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता? ना, बिल्कुल नहीं। इस बात को क्लियरली समझिए बच्चों। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 जो है ना बच्चों, वो पुरानी कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता बच्चों। वो सिर्फ नई कंपनी के लिए बनाया गया है कि वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को कैसे करेगी। समझ रहे हो आप मेरी बात को? वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को कैसे करेगी। इसका मतलब सर, ये जो इतना कहानी हम लोग पढ़ रहे थे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, वो सिर्फ नए कंपनी पे एप्लीकेबल है। हाँ जी, बिल्कुल। रुकिए, हम आपके लिए कुछ लिखे हैं, आपको बताएंगे। बच्चों, अगर हम अमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर कर रहे हैं, ठीक है, जिसको हम अमलगमेशन कहते हैं, तो क्या सर एस 14 ओल्ड कंपनी पे एप्लीकेबल होगा? क्या सर एस 14 ओल्ड कंपनी पे एप्लीकेबल होगा? तो मेरा आंसर है बच्चों, नहीं। सर, एप्लीकेबल नहीं होता अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में। तो सर बनाया क्यों गया है? बच्चों, ये तो बनाया गया है न्यू कंपनी के लिए। न्यू कंपनी अपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को फॉलो करेगी। सर, व्हाट अबाउट अब्जॉर्प्शन? अब्जॉर्प्शन में भी क्या ओल्ड कंपनी पे लागू होगा? नहीं सर, न्यू कंपनी पे, हाँ जी बिल्कुल, नई कंपनी पे एप्लीकेबल है। सर, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, बिल्कुल। सर, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है सर, एक बार बता देते तो अच्छा होता। देखो बच्चों, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि अगर मार्केट में कभी भी किसी कंपनी का बच्चों नेम और फेम खराब हो जाए, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं बच्चों यूटीआई के बारे में, शायद आप लोगों ने कहीं बिजनेस स्टडीज वगैरह में पढ़ा भी हो, यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। बच्चों, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने बाद में खुद को एक्सिस बैंक में कन्वर्ट कर लिया बच्चों, नाम में। तो बच्चों, ऐसे सिचुएशन को हम एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। बच्चों, बिजनेस सब सेम रह जाता है, बिजनेस में कोई चेंज नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, बस सेम बिजनेस अब नए नाम से जाने जाते हैं। क्या सर कोई नई कंपनी टेक ओवर करती है? बिल्कुल नहीं बच्चों, उसने अपने नाम को बदल लिया, नेम को चेंज कर लिया। तो वैसे केस में भी बच्चों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 एक्सिस बैंक पर एप्लीकेबल होगा उस समय, लेकिन यूटीआई पर नहीं। तो सर, ओवरऑल कहानी तो यही निकला कि जितना भी ओल्ड कंपनी है, इसे सबसे पहले लिक्विडेट होना पड़ता है। हाँ जी बच्चों, इसको लिक्विडेट होना पड़ता है। चलिए, तो हम आपको जो बता रहे थे, हम उस पर वापस आ जाते हैं। सर, परचेज कंसिडरेशन के बारे में आपने थोड़ा देर पहले हम लोगों को पढ़ाया था कि परचेज कंसिडरेशन एक तरह का परचेज प्राइस है। बिल्कुल, जो ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफेरर कंपनी को पे करती है, नई कंपनी पुरानी कंपनी को पे कर रही है। ओके, हाँ जी सर, बिल्कुल। लेकिन बच्चों, लिखेंगे कैसे, ये भी तो बता दीजिए। सीखिए बच्चों, देखिए हम क्या कहते हैं, सिंपल सिंपल से लैंग्वेज में देखिए क्या कहा गया बच्चों। कहा गया है कि परचेज कंसिडरेशन कैन बी डिफाइंड एज एग्रीगेट ऑफ शेयर्स। जो नई कंपनी है ना बच्चों, वो या तो अपनी कंपनी का शेयर्स दे रही होगी या अदर सिक्योरिटीज इशू कर देगी। जैसे देखिए बच्चों, जो न्यू कंपनी होती है,
वो पुराने कंपनी को, ट्रांसफेरर कंपनी को बहुत बार अपने कंपनी का इक्विटी शेयर्स दे देती है, अपने कंपनी का प्रेफरेंस शेयर्स दे देती है, वो डिबेंचर दे देती है बच्चों, या तो कैश में पेमेंट कर देती है। इसी चीज को देखिए हमने आपको बताया है, कैन बी डिफाइंड एज एग्रीगेट ऑफ शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज एंड पेमेंट मेड इन फॉर्म ऑफ कैश और अदर एसेट्स बाय न्यू कंपनी टू द शेयर होल्डर ऑफ ओल्ड कंपनी। बच्चों, आपको याद आ रहा है, हम क्लास में जब आपको हिंदी में स्टेप लिखते थे तो हमने चीज आपको कहा था कि नई कंपनी ने जितना भी परचेस कंसिडरेशन दिया है, जिसके लिए दिया है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। याद करो, मैंने व्हाट्सएप लैंग्वेज में बोर्ड पर कॉर्नर पे आपके लिए लिखा था ना स्टेप को, उसमें इस स्टेप को लिखा था। देखिए उसी बात को हम बताना चाह रहे हैं कि जो नई कंपनी परचेस कंसिडरेशन पे करती है वो पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर के लिए देती है बच्चों। इसीलिए हम लोग परचेस कंसिडरेशन का ड्यू एंट्री किए थे, फिर रिसीव एंट्री किए थे, और जो अमाउंट रिसीव किए, जो शेयर्स रिसीव किए, जो सिक्योरिटी रिसीव किए, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे शेयर होल्डर को। शायद आपको याद आ रहा हो। ऐसे भी हम बताएंगे, ये सब चीजें हम रिपीट करेंगे। तो ये हो गया बच्चों हमारा परचेस कंसिडरेशन। सर हम लोग क्या इससे भी इजी लैंग्वेज में लिख सकते हैं? हाँ बच्चों, क्यों नहीं लिख सकते हो, आप अपनी लैंग्वेज में बिल्कुल लिखिए। आगे चलते हैं बच्चों। तो सर ओवरऑल अगर हमसे कभी कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के बारे में पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे? देखो बच्चों, सिंपल एकदम एक लैंग्वेज में आप जवाब देना कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 जो है वो डील करता है अमेलगमेशन के लिए। इसका मतलब बच्चों वो ये बताता है कि जो ट्रांसफरी कंपनी है, जो न्यू कंपनी है, वो किस तरीके से अकाउंटिंग अपने बुक में करेगा। तो सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 अकाउंटिंग के लिए बनाया गया। बिल्कुल बच्चों, मैंने क्लास में जो आपको इतना लंबा जर्नल एंट्री पढ़ाया, अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर, अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज, वो यही तो था बच्चों। वो किसने दिया था आपको? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 ने बताया है, वही तो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था। सर फिर आप बताते थे कि जनरल रिजर्व और गुडविल से बैलेंस करने के लिए, सर क्या वो ट्रीटमेंट भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में ही लिखा हुआ है? बिल्कुल सही बच्चों, इसीलिए हमने लिखा है ट्रीटमेंट ऑफ रिजल्टेंट गुडविल और रिजर्व्स। याद है बच्चों, मर्जर में हमने आपको कहा था जनरल रिजर्व से आप बैलेंसिंग करना, और अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज में हमने आपको कहा था कैपिटल रिजर्व और गुडविल से बैलेंस करना। ये किसने बताया बच्चों? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में। सर क्या हम लोग जर्नल एंट्री को फिर से रिकॉल करेंगे? हाँ बच्चों, बिल्कुल हम बताएंगे, एक एक चीज हम लोग फिर से पढ़ेंगे। सर ये जो परचेज कंसिडरेशन होता है, जिसकी चर्चा अभी तक आप टोटल 2 बार कर चुके, 2 बार अभी तक आपने डिस्कशन कर दिया है। सर एक बात बताइए, ये परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करने का टोटल हमारे पास कितने मेथड्स हैं बच्चों? टोटल हमारे पास 3 मेथड्स है बच्चों, 3 मेथड्स है। नेट पेमेंट मेथड, दूसरा सर नेट एसेट्स मेथड, तीसरा सर शेयर प्रपोर्शन मेथड। कितने मेथड है बच्चों? टोटल 3। नेट पेमेंट मेथड फर्स्ट, नेट एसेट्स मेथड 2, और शेयर प्रपोर्शन मेथड 3। तो बच्चों हमारे पास टोटल मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन कितने तरीके का होता है बच्चों? 3 तरीके का। एक नेट पेमेंट मेथड, दूसरा नेट एसेट्स मेथड, तीसरा शेयर प्रपोर्शन मेथड। तो आइए बच्चों हम आपको आज 2 टॉपिक बताते हैं, नेट पेमेंट मेथड और नेट एसेट्स मेथड। चलिए, तो सर नेट एसेट्स मेथड हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? कोई तरीका है आपके पास? हाँ जी, चलिए आइए हम भी आपको बता दें नेट एसेट्स मेथड के बारे में। बच्चों
जब भी किसी कंपनी का परचेज कंसिडरेशन नहीं दिया होता है, ओके बच्चों, अगर क्वेश्चन में बच्चों इफ परचेज कंसिडरेशन नॉट गिवन, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हो बच्चों, तो आपको इसी तरीके के मेथड्स फॉलो करने पड़ते हैं, जैसा कि हम लोगों ने बच्चों इलस्ट्रेशन 6 में फॉलो किया था ना बच्चों। चलो आइए, तो सर सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, ये देखेंगे कि वैल्यू ऑफ एसेट्स, हम कितने एसेट्स टेक ओवर कर रहे हैं बच्चों। वैल्यू ऑफ एसेट्स टेकन ओवर, जो नई कंपनी है बच्चों, वो पुराने कंपनी के कितने एसेट्स को टेक ओवर कर रही है, उसे पहले टोटल कर लेना चाहिए। उसके बाद बच्चों, उसके बाद उसे लेस कर लेना चाहिए वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज टेकन ओवर। समझे बच्चों, जितनी लाइबिलिटी न्यू कंपनी ने टेक ओवर किया है उसे घटा देना चाहिए, मतलब जितना कर्ज लिया है। तो बच्चों जो एग्जैक्ट वैल्यू बचता है, यही हो जाता है बच्चों हमारा परचेज कंसिडरेशन, यही हो जाती है बच्चों कंपनी की कीमत, परचेज कंसिडरेशन। लेकिन एक रिमार्केबल बात है बच्चों कि सर कौन कौन सा एसेट्स का इंक्लूड करेंगे। देखिए बच्चों, जाहिर सी बात है, मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाया था बच्चों की जो फिक्टिशियस एसेट्स होता है वो रियल में तो एसेट्स नहीं है, बस उसका नाम है बच्चों, वो तो कबाड़ से भी बदतर है। तो फिक्टिशियस एसेट्स, fictitious assets and loss not taken over, तो क्या लेंगे, ओनली एक्सटर्नल लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। अब आप बार बार सोच रहे होंगे सर एक्सटर्नल लाइबिलिटी का मतलब क्या हुआ, डिबेंचर बच्चों, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी, इसी को कहते हैं बच्चों एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, ठीक है। चलिए, तो सर हम लोग एसेट्स में क्या क्या लेंगे, एसेट्स में क्या क्या टेक ओवर करते हैं, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स, सिंपल। चलिए, ये हो गया बच्चों हमारा नेट एसेट्स मेथड। हम लोग इलस्ट्रेशन 6 को जब बनाए थे ना बच्चों, तो नेट एसेट्स मेथड का ही यूज किए थे। अच्छा सर, नेट पेमेंट मेथड क्या होता है, ये भी बता दीजिए। और पता है बच्चों, एक बात मैं आपको और बताऊं, आप थोड़ा सा पेशेंस रखना, जब हम आपको और क्वेश्चंस बनाएंगे ना, तो इस मेथड का कंपैरिजन आपको करके दिखाएंगे कि देखो हम लोग ये चीज पढ़े थे कि नहीं। ऐसे कुछ कुछ हम आपको एग्जांपल्स भी करवाएंगे। आइए, फिर हम लोग आते हैं नेट पेमेंट, सॉरी, नेट पेमेंट मेथड। नेट पेमेंट मेथड पे, तो सर नेट पेमेंट मेथड में कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपल बच्चों, न्यू कंपनी ने कितना पेमेंट दिया है, कैसे कैसे पता चलेगा। पहली बात, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए क्या दिया, वो लिख दो आप, उसने कितना कैपिटल दिया। सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या दिया गया, वो आप लिख दीजिए। और तीसरा बच्चों, अगर इन्होंने किसी तरह का कैश पेमेंट किया है तो आप उसको जोड़ दीजिए। उसको जोड़ दीजिए। हाँ, तो बच्चों नेट पेमेंट मेथड में सिंपल सर, जो न्यू कंपनी होती है ना बच्चों, जो न्यू कंपनी होती है वो पुरानी कंपनी को, ओल्ड कंपनी के शेयर होल्डर को कितना इक्विटी शेयर दे रही है,
कितना प्रेफरेंस शेयर दे रही है, कितना कैश दे रही है, आप टोटल कर दीजिए, यही आ जाएगा बच्चों हमारे पास परचेज कंसिडरेशन। एकदम से सिंपल है। चलिए, तो ये बच्चों ओवरऑल हम लोगों ने आज अमेलगमेशन का थ्योरी पढ़ा। एक बार स्टार्ट से समराइज कर लेते हैं बच्चों। जर्नल एंट्री में हम लोग बाद में चलेंगे, पहले इतना तो एक बार समझ लें। चलिए, क्या क्या पढ़ा बच्चों? हम लोगों ने सबसे ये पहले ये पढ़ा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 अमेलगमेशन के लिए एप्लीकेबल है बच्चों। अमेलगमेशन के लिए एप्लीकेबल क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, सबसे पहली बात। दूसरी बात बच्चों, हम लोगों ने ये पढ़ा कि एएस 14 जो है वो इफेक्टिव है 1 अप्रैल 1995 से। ये हो गया। दूसरा बच्चों की अमेलगमेशन का मतलब क्या है? अमेलगमेशन का मतलब होता है बच्चों, दो या दो से ज्यादा कंपनी आपस में कंबाइंड हो रही। ये कंबाइंड दो तरीके से हो रहा है, मर्जर भी हो सकता है या एक कंपनी दूसरे कंपनी को टेक ओवर कर रही है। बच्चों, जब हम इसको फर्दर और डेप्थ में पढ़ते हैं तो पता चलता है कि अमेलगमेशन को दो तरीके से बात किया जाता है। एक इन नेचर ऑफ मर्जर, डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली बच्चों ये कॉन्सेप्ट डिराइव हुआ, और दूसरा अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। बच्चों, मर्जर का मतलब हुआ जब एक कंपनी, सॉरी, दो कंपनी या दो से ज्यादा कंपनी बच्चों लिक्विडेट हो जाती है, एंड हो जाती है, और वो नई कंपनी में जाके मिल जाती है, या यूं कह लीजिए कि नई कंपनी जो है दोनों या दो से ज्यादा कंपनियों को खुद में मिला ले। परचेज में क्या होता है बच्चों? जो न्यू कंपनी है वो किसी पुराने, अच्छा न्यू कंपनी भी बच्चों न्यू नहीं होती, न्यू कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी होती है, और वो किसी दूसरे एग्जिस्टिंग कंपनी को परचेज कर लेती है, लेकिन वो उसको लिक्विडेट करके खुद में मर्ज कर लेती है। ये होता है परचेज, सिंपल। फिर हमने बच्चों आपको शॉर्ट में बताया, जो पुरानी कंपनी है वो सेलिंग कंपनी कहलाती है, ट्रांसफेरर कंपनी भी कहलाती है, और जो न्यू कंपनी होती है वो परचेजिंग कंपनी कहलाती है। जो नई कंपनी है बच्चों, वो पुरानी कंपनी के बिजनेस को परचेज कर रही होती है, और जो पुरानी कंपनी है बच्चों वो नए कंपनी से परचेज प्राइस लेती है, जिसे हम परचेज कंसिडरेशन कहते हैं। तो बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में। मैंने आपको क्लास में भी पढ़ा रखा है, लेकिन एक बार मैं फिर से आपको ये चीज पढ़ा दूंगा, ओके? और थोड़ा थोड़ा बच्चों थ्योरी को हम और आपको समझाएंगे, कुछ कुछ और थ्योरी समझाएंगे, बट एक दिन नहीं बच्चों, नहीं तो वो हेक्टिक हो जाएगा, आपको थोड़ा सा साइकोलॉजिकली बर्डन लगने लगेगा। और जब भी हम बच्चों अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे बच्चों ओल्ड कंपनी से। तो कल बच्चों हम लोग पढ़ेंगे ओल्ड कंपनी का एंट्री, ओके? ओके बच्चों, तो आज इतना ही टॉपिक रखते हैं।